हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और बनाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर सभी का स्वागत करता हूँ भाई। आज का जो सेशन रहने वाला है वो हम बात करेंगे ओशन करंट पर, महासागरीय जल धाराओं पर। बहुत बार एग्जामिनेशन में हमने देखा है कि क्वेश्चन रहते हैं कि महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, इनका ओरिजिन्स कैसे होता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं गर्म जल धारा कौन सी है, ठंडी जल धारा कौन सी है। इन सभी चीजों को हम बकायदा मैप के थ्रू काम करेंगे। ये मैप मैंने जस्ट क्लास से पहले ही ड्रॉ किया है, और ताकि टाइम बच सके हमारा, जितना ज़्यादा हो सके जितना जल्दी हम काम करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अगर आपने मैप से अगर महासागरीय जल धाराएं कर ली तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यूपीएससी का सबसे बड़े खास पॉइंट यही रहता है कि यूपीएससी आपसे डायरेक्ट सवाल ना पूछकर थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछती है। हो सकता है कि आपको जल धारा का नाम दे दिया जाए और उसके बाद आपसे पूछा जाए इसका ओरिजिन किससे हुआ है या किस प्रकार इनका ओरिजिन होता है, क्या क्या कारण रहते हैं इनके ओरिजिन के, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैप दिखाई दे रहा होगा विश्व का, और विश्व के मैप में आप देख रहे होंगे ये आपका साइड वाला जो कॉन्टिनेंट है आपका नॉर्थ अमेरिका, वहीं पर ये आपको साउथ अमेरिका, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा, ये आपका यूरेशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो कई बार सवाल आपसे महाद्वीपों से भी जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाता है तो आपसे याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछे तो यूरेशिया रहता है, जिसे आप यूरोप और एशिया एक साथ काउंट कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें हम क्षेत्रफल के आधार पर तो अफ्रीका महाद्वीप का नाम आता है। वहीं पर अगर आप देश के आधार पर या कंट्री के आधार पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अपन, तो कंट्री के आधार पर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें 54 कंट्रीज है। वहीं पर अगर आप देखोगे विश्व का सबसे बड़ा देश के आधार पर आपका अफ्रीका रहता है, तो क्षेत्रफल के आधार पर आपका यूरेशिया रहता है। आइए इन महाद्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं। महाद्वीपों के साथ साथ हम देखते हैं इन सागरों के अंदर देखेंगे कौन सी जल धारा कहाँ रहती है। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे सागरों का, इन महासागरों का। और इन महासागरों का इंट्रोडक्शन से पहले आपको देखना होगा कि ये महासागर कौन कौन से हैं। देखिए अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र के अंदर जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग आपका कहलाता है अटलांटिक महासागर। क्या कहते हैं इसे? अटलांटिक महासागर। आप लोगों को याद करना है ये चीज कि अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपसे कई बार एग्जामिनेशन में सवाल क्या पूछा जाएगा, अटलांटिक महासागर को दो भागों में डिवाइड किया गया। ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाला आपका साउथ अटलांटिक रहता है, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक, या आप हिंदी में बोल सकते हो उत्तरी अटलांटिक, और नीचे वाला आपका रहता है दक्षिणी अटलांटिक। आ रही बात समझने? ये क्या कहता है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर आपने अटलांटिक महासागर देखा है तो इसका आकार कैसा, तो आकार के आधार पर अगर महासागरों की बात करें तो अटलांटिक महासागर का जो आकार रहता है इंग्लिश के अक्सर एस के आकार का रहता है। तो ये भी सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका इसका जो आकार रहता है वो किस प्रकार का रहता है, तो आपको याद करना है इसका आकार अंग्रेजी के अक्सर एस के आकार का है। एस के आकार, आरी जी बात समझ में? वहीं पर अगर देखें इस महासागर में सबसे अधिक कटक पाए जाते हैं। कटक स्पोजिट आप बोल सकते हैं छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो है ज्वालामुखी के उद्गम के बाद, महासागर के अंदर जब ज्वालामुखी का उद्गम होता है तो महासागर का विस्तार होता है और इसी विस्तार के अंदर कटक पाए जाते हैं। तो याद रखना सबसे अधिक जो कटक पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर में। ये भी आप लोगों को याद करना है, सबसे अधिक कटक। तो ये कई बार सवाल आपसे पूछा था, सबसे अधिक कटक किस महासागर में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक कटक आपके अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। आरी जी बात समझ में? आगे चर्चा करते हैं। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, आप जानते भी हो इस महाद्वीप के बारे में, तो इसको आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हो। यहां पर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। वहीं पर आप देखो ये आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का जस्ट बाद आप देखोगे तो यहां पर ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे पा रहा होगा, जो देश के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप बोल सकते हो इसे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद बिल्कुल ग्रीन कलर में आपको यूरेशिया दिखाई दे पा रहा होगा, इसे हम बोलते हैं यूरेशिया। दो कॉन्टिनेंट को काउंट किया जाता है, एशिया और यूरोप। याद करना ये चीज आपको, यूरोप और एशिया।
ये 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है। आ रही बात समझ में? उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे पा रहा होगा। ये आपका कौन सा महाद्वीप है? तो आपको याद करना है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है किसे? ऑस्ट्रेलिया को। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप पूछे आपसे तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। और 8वां जो महाद्वीप बनने जा रहा है वो आपका है जीलैंड, जिसे हम न्यूजीलैंड का क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम जीलैंड कहा जाता है। वो 8वां महाद्वीप के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ही आपका अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, ये आपका जी प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर। आगे बसन, तो ये कौन सा है? प्रशांत महासागर है। वहीं पर आप देखोगे ये आपका जी नॉर्थ प्रशांत महासागर, और नॉर्थ के अंदर भी आप बोल सकते हो इसे, नॉर्थ नाम बोलकर इसके लिए अच्छा शब्द ये है कि इसे हम बोलते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर। क्या बोलेंगे जी? पूर्वी प्रशांत महासागर। वहीं पर नीचे आपको पूर्वी प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग मिलेगा। आगे बात समझ में? यहां तक कोई भी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ये क्षेत्र आपको दिखाई दे पा रहा होगा, इसे हम बोलते हैं हिंद महासागर। क्या कहेंगे? हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा सागर है, एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। याद रखना, किसी देश के नाम पर है। याद रखना, हिंद महासागर जो है इंडिया के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया महासागर है। आप देखिए इसका जो आकार है अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार का दिखाई देता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार का ये दिखाई देता है। आर्य जी बात समझ, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए भी। ठीक है जी, यहां तक चीजें समझ में आ पा रही होगी। आगे चलते हैं। जब महासागरों की बात स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे महासागरीय जलधारा। टॉपिक करो स्टार्ट करने जा रहा हूं कि महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा। जब महासागरीय जलधारा की बात आती है तो सवाल रहता है कि जलधारा कहते हैं किसे है? तो आज का जो टॉपिक है सबसे पहली बात यह है, कौन सा? महासागरीय जलधारा। सवाल ये रहता है महासागरीय जलधारा कहते किसे हैं? आरी बस में, तो इस शब्द में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा धारा। क्या होगा? धारा। और एक होता है जी प्रवाह। एक तो किसे क्या कहते हैं? धारा। दूसरा शब्द कौन सा है जी आपका? प्रवाह। दूसरा शब्द कौन सा है आपका? प्रवाह है। जब हम बात करते हैं धारा की, तो धारा की जब बात की जाती है तो धारा के अंदर सबसे पहले अगर इसका डेफिनेशन की बात करूं तो धारा के अंदर तो आपको याद रखना है धारा किसे कहते हैं? तो याद रखना है बहता हुआ प्राकृतिक जल। बहता हुआ प्राकृतिक जल जो एक धारा में बहे, जो एक धारा में बहे। आरी बस सॉरी गलत है भाई इसका। यहां लिखो धारा किसे कहें? जिसकी क्या हो? जिसकी सीमा हो और दिशा हो। जिसकी सीमा हो और दिशा हो उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी जल है अगर उसकी सीमा है और दिशा है, दोनों है, तो वो क्या कहलाएगी? धारा। वहीं पर प्रवाह किसे कहेंगे? जिसकी सीमा और दिशा दोनों ना हो। सीमा और दिशा दोनों ना हो वो क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। आप बोल सकते हो हवा का जो अनुसरण करे, जो जल है जो हवा का अनुसरण करता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे। सीधी सी बात है, हवा का अनुसरण करे। जो जल क्या करे? हवा का अनुसरण करे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। धारा किसे कहेंगे? जिसमें क्या होगा? दिशा होगी और सीमा होगी, उसे हम क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। सीधी सी बात है। एक शब्द और इंट्रोडक्शन में आता है, उसे बोलते हैं विशाल धारा। क्या कहते हैं? विशाल धारा। विशाल धारा। विशाल धारा किसे कहा जाता है?
तो इसी धारा के विस्तृत रूप को ही हम क्या कहते हैं, विशाल धारा कहा जाता है। आ रही बात समझ में? कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है, धारा के विस्तृत रूप को ही क्या कहते हैं, धारा के विस्तृत रूप को ही विस्तृत रूप को क्या कहेंगे, धारा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया था तो याद रखना गल्फ स्ट्रीम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। गल्फ स्ट्रीम, आ रही बात सुनने? तो गल्फ स्ट्रीम इसका क्या रहता है, सबसे अच्छा उदाहरण विशाल धारा का। तो कई बार आपसे सवाल पूछा है गल्फ स्ट्रीम धारा है या विशाल धारा, तो विशाल धारा कह सकते हैं अपन इसको। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगर मैं बात करूं महासागरीय जल धाराओं की ओरिजिन्स की, तो ओरिजिन की अगर बात करें तो महासागरीय जल धाराओं, हेडिंग डाल सकते हो आप लोग कि महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति, महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति। तो महासागरीय जल धाराओं की जब उत्पत्ति की बात आती है तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन रहते हैं। सबसे पहला रीजन क्या रहेगा महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति के अंदर? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन रहता है वो रहता है आपके पृथ्वी का घूर्णन। क्या कहेंगे उसे? पृथ्वी का घूर्णन। आ रही बात सुने? क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी का घूर्णन सबसे पहला रीजन रहता है किसका? महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का। कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं ये आपसे कि इसका रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, किस कारण से इनकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला रीजन रहता है पृथ्वी का घूर्णन। अब पृथ्वी का घूर्णन कैसा रीजन रहेगा? आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने कभी देखा होगा कि पृथ्वी के जब घूर्णन की बात आती है, आप इसको पृथ्वी मान के चलिए, और ये पृथ्वी जब है आपकी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व रोटेट करती है, पूर्व से पश्चिम। तो हम जानते हैं पृथ्वी जो आपकी रहती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है ऐसे, ठीक है जी, पश्चिम से पूर्व दिशा में। आ रही बस हम, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेट करती है तो जो भूभाग है उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। जो भूभाग है उसका घनत्व, भूभाग का जो घनत्व है कम है। किसके कंपैरिजन में? आपके जल के कंपैरिजन में, अपेक्षा। तो जो पानी है पृथ्वी के ऊपर, जो पानी है वो भूभाग का साथ नहीं दे पाता। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करती है तो उसका साथ नहीं दे पाता, और जब इसका साथ नहीं दे पाता तो यही सबसे बड़ा रीजन रहता है किसका? कि यहां पर जल इसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। और कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछा भी जाता है कि आपकी विषुवत रेखीय जल धारा की उत्पत्ति का सबसे बड़ा रीजन क्या है? आ रही बात समझ में? तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो पानी है वो इसका साथ नहीं दे पाता और पानी इसके जस्ट विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। और पानी की जो गति रहती है वो क्या रहेगी आपकी? पूर्व से पश्चिमी दिशा में चलना शुरू कर देता है। आ रही बात समझ में? जब पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, लेकिन जल क्या काम करेगा? पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर गति करना शुरू कर देगा। तो होगा क्या? इसे हम बोलते हैं पानी जो आपका विपरीत दिशा में चलता है, पानी विपरीत दिशा में। आ रही बात समझ? तो एग्जामिनेशन में सवाल पूछा भी जाता है कि इसका अच्छा उदाहरण क्या है, तो आप बोल सकते हो पृथ्वी के घूर्णन का सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो आपका रहता है विषुवत रेखीय जल धारा। क्या कहेंगे इसे? विषुवत रेखीय जल धारा। विषुवत रेखीय जल धारा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आ रही बात समझ? विषुवत रेखीय जल धारा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपसे कई बार सवाल पूछा भी जाता है विषुवत रेखीय जल धारा की उत्पत्ति का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो पृथ्वी का रोटेशन या पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, अगला जो आपका पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका? तो अगले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अगला जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका तापमान। क्या कहेंगे इसे? तापमान। आ रही बस में? तापमान के कारण भी क्या होता है? इसकी उत्पत्ति होती है। जब हम बात करते हैं तापमान की, तो तापमान क्या होगा? जब किसी भी क्षेत्र में अगर तापमान बढ़ रहा है, आपने कभी घर के अंदर पानी को उबलते हुए देखा है? घर में जैसे आप लोग चाय बनाते हो या फिर चाय के साथ आप जब भी आपने देखा होगा पानी गर्म करते हो आप लोग, तब आपने देखा होगा जब पानी गर्म होता है तो उबलना शुरू करता है।
और उबलना शुरू करता है। जैसे ही आप उसका तल देखो, जब ठंडा था तो उसका तल नीचे था, जबकि उबलने के बाद आपकी जो प्लेट है वो बाहर निकलना शुरू कर देती है, आपकी उसकी जो ढक्कन है वो ऊपर की ओर दबाव लगाता है, तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा पानी का जो तल है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में गति होने स्टार्ट हो जाती है, और गति होने की वजह से उनके अंदर दूरियां बढ़ती है। और यही कारण है, जब उसमें पानी के अंदर क्या होता है, तापमान बढ़ने के कारण उसके मॉलिक्यूल्स की दूरियां बढ़ती है, तो क्या होगा, उसका तल ऊंचा हो जाता है। तापमान के कारण क्या होता है, पानी का तल उच्च हो जाता है। तो पानी का तल क्या होगा, तापमान अगर बढ़ रहा है किसी क्षेत्र में, क्या हो रहा है, अगर तापमान बढ़ रहा है तो पानी का तल जो है, पानी का तल क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और जब पानी का तल उच्च हो जाएगा तो हमेशा याद रखना, जल धारा आपको याद रखना है उच्च तल से निम्न तल की ओर चलना शुरू कर देती है। और ये बस में तो जल धारा आपकी क्या करेगी, उच्च तल से निम्न तल की ओर चलना शुरू करेगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जल धारा की उत्पत्ति होगी, तो आपको याद करना है जल जो है उच्च तल से निम्न तल की ओर। तो ये सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है कि जल धारा उच्च तल से निम्न तल की ओर चलना शुरू करती है, क्या कारण है? तो आपको याद करना है, जब तल उच्च हो जाएगा तो वो क्या है, निम्न तल की ओर चलना शुरू कर देगी। आ रही बात समझ में? तो दूसरा रीजन आपने देखा तापमान। अगर तापमान अधिक है तो वहां पर क्या होगा, जल का स्तर उच्च हो जाएगा। जल का स्तर उच्च होने के कारण क्या होगा, उच्च तल से जल धारा निम्न तल की ओर चलना शुरू कर देगी। नेक्स्ट अगर देखें अपन, तापमान के बाद आपका आता है वर्षा। कौन सा रीजन रहेगा, वर्षा। आ रही बात समझ में? तो वर्षा भी सबसे बड़ा रीजन रहता है किसका, जल धारा की उत्पत्ति का। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी, क्या होगा, जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी, आप बोल सकते हो वर्षा जहां ज्यादा होगी, वर्षा अधिक होगी, अधिक होगी, तो उन क्षेत्रों में जल का तल अपने आप क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा ना। देखो जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर जल का तल अपने आप क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, कंपैरेटिवली जहां वर्षा कम हो रही है। दोबारा सुनने, जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां के जल का तल उच्च हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, जहां पर वर्षा कम हो रही है उसके कंपैरिजन में। तो जहां जल का तल उच्च है तो उच्च तल से जल धारा निम्न तल की ओर गमन करना शुरू करेगी। तो यह भी जल धारा की उत्पत्ति का रीजन रहता है। तो याद रखना, जल का तल क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, और उच्च होने के बाद क्या होगा, निम्न तल की ओर चलना शुरू कर देगा। आ रही बात समझ में? तो कई बार सवाल यह भी रहता है कि निम्न तल की ओर जल चलना शुरू कर देता है। जल चलना शुरू कर देता है। आ रही बस यहां तक किसी भी बच्चे को किंतु परंतु तो बताइए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका ओरिजिन्स कई बार एग्जामिनेशन में पूछा था। आप जब 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाते हो तो उसके अंदर ये चीजें दे रखी है। आ रही बस। तो वर्षा भी रीजन रहता है, उसके बाद आप बोल सकते हो दाब भी इसका रीजन रहता है। दाब, वायुदाब जो है इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी रहता है। जिन क्षेत्रों में हाई प्रेशर बना रहता है, क्या होगा, जिन क्षेत्रों में क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा, उच्च वायुदाब रहेगा। जिन क्षेत्रों में क्या होगा, उच्च वायुदाब रहेगा। तो आपको याद करना है, जिन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब रहेगा उन क्षेत्रों में क्या होगा, वर्षा नहीं हो पाएगी। और वर्षा नहीं हो पाएगी तो इसके कारण इन क्षेत्रों का जल का तल क्या रहेगा, जल का तल क्या रह जाएगा, निम्न रह जाएगा। इसी कंपैरेटिवली जहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, जहां पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, उन क्षेत्रों में क्या होगा, उन क्षेत्रों से जल क्या होगा, चलना शुरू कर दिया किसकी ओर, उच्च वायुदाब वालों की ओर। आरी बस में तो जल धारा की उत्पत्ति होगी। आरी बस में वाष्पीकरण भी इंपॉर्टेंट है, याद करना, ये भी चीज रीजन रहता है किसका, वाष्पीकरण का भी। तो वाष्पीकरण भी इसका रीजन रहता है किसका, जल धारा की उत्पत्ति का। अगर वाष्पीकरण की मैं बात करूं तो वाष्पीकरण भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, कि जहां पर वाष्पीकरण अधिक होगा, अगर क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होगा वहां पर जल का तल उच्च होगा या निम्न होगा। जहां पर वाष्पीकरण अधिक होगा वहां जल का तल उच्च होगा या निम्न होगा। तो जल का तल क्या हो जाएगा, वहां पर निम्न हो जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी ना। तो जल का तल क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। कंपैरेटिवली जहां पर वाष्पीकरण क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है।
जहां पर वाष्पीकरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वहां पर जल का तल क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो याद करना, वाष्पीकरण अधिक हो रहा है तो जल का तल क्या रहेगा, जल का तल क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। कंपैरेटिवली कहां पर, जहां वाष्पीकरण क्या हो रहा है, जहां पर वाष्पीकरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वहां जल का तल क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो उच्च तल से जल धारा क्या करेगी, निम्न तल की ओर गमन करना शुरू कर देगी। यहां तक किसी भी बच्चे को किंतु परंतु बताइए। देखो रीजन क्या है, मैंने आपको तापमान बताया है, तापमान के बाद मैंने आपको बताया है कि वर्षा, पृथ्वी का घूर्णन, आर्यभस्म, वायु दाब, वाष्पीकरण, आर्यभस्म, ये सारे क्या है, जल धारा की उत्पत्ति के कारण है। आर्यभस्म में अब देखते हैं, जल धाराओं के उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। जल धारा को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका आता है ठंडी जल धारा, क्या होगा, ठंडी जल धारा, और एक आपका होता है गर्म जल धारा। कौन सी होगी, गर्म जल धारा। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछा था ठंडी और गर्म जल धारा का, तो याद करना है, ठंडी जल धारा और गर्म जल धारा, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है आर्यभस्म में। आप एक डायग्राम से इसको समझ सकते हो, किस प्रकार से आप समझोगे, मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखिए आप इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये आप देखेंगे इसके बीच वाले भाग में आपका जल होगा, यहां पर आप बोल सकते हो इस क्षेत्र में जल है, ये आपका पानी है। ठीक है जी, ये आपका पानी है। जल धारा हमेशा भूभागों के किनारों से चलना शुरू करती है, आपको यह भी याद रखना है। आर्यभस्म में जल धारा हमेशा क्या होगा, भूभागों के किनारों से चलना शुरू करेगी। आर्यभस्म किसी भी महाद्वीप के किनारे से चलना शुरू करेगी। यहां पर ये आप देखो, ये महाद्वीप का किनारा है और ये भी महाद्वीप का किनारा है। तो यहां से जो जल धारा है वो इस क्षेत्र में आप देखेंगे, ये आपका जल का जो तल है, ऊपरी क्षेत्र जो स्तर है, वो जल धारा है, वो आपका जल है जो चलना शुरू करता है। आर्यभस्म जो जल है आपका, जो ऊपरी जो स्तर बन रही है वही चलना शुरू करेगी, ना कि पूरा जल चलना शुरू करता है, ऊपरी स्तर का जल चलना शुरू करता है। तो आपको याद करना है, एक साइड से आपका दूसरी साइड की जल धारा चलना ऐसे स्टार्ट करती है आर्यभस्म में। अब आप देखेंगे कि एक छोटा सा एक हिंट देता हूं आप लोगों को, आप देखेंगे महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग है वहां पर आपको हमेशा गर्म जल धारा देखने को मिलेगी, जबकि ठंडे जो जल धारा है वो आपको पश्चिमी भागों पर मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, जो महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी भागों पर आपको हमेशा गर्म जल धारा देखने को मिलती है, जबकि आपकी जो ठंडी जल धारा है वो पश्चिमी भागों पर देखने को, ऐसा क्यों होता है। देखो एक छोटा सा डायग्राम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये महाद्वीप है, इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो इससे। ये महाद्वीप का आपका पूर्वी भाग बोल सकते हो, ये आपका पूर्वी भाग है, यहां पर ये आपका पश्चिमी भाग है। आप देखेंगे इस क्षेत्र के अंदर जो जल है, ये आपका जल है। यहां पर होता क्या है, जब व्यापारिक पवनें चलती है, व्यापारिक पवनें हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो व्यापारिक पवनें जब चलती है, ये आपकी व्यापारिक पवनें चल रही है, इन्हें बोलते हैं व्यापारिक पवनें। जब ये व्यापारिक पवनें चलती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो ऊपरी जो सतह है जल की वो आपकी क्या होती है, गर्म होती है। जब ये ऊपरी सतह, मैंने बताया आपको जल हमेशा ऊपरी जो सतह होती है वही चलता है, ना कि पूरा पूरा जल चलता है।
ये जो ऊपरी सतह है आपकी, ये चलना शुरू कर देती है व्यापारिक पवनों के साथ। और जब ये चलना शुरू कर देती है तो पूर्वी तट पर जब ये जलधारा टकराती है तो यहां पर कैसी फील होगी, आपको याद रखना, ये गर्म जलधारा होगी। लेकिन आप देखेंगे जब यहां से ये जल आगे आ जाता है, यहां से जब जल ये आगे आ जाता है तो नीचे से कौन सा जल आएगा, तो नीचे से कौन सा ठंडा जल आएगा ना। आप एक चीज हमेशा रखना, एक सीमा तक ही तापमान जो है, जो पानी है उसका भूभाग, पानी का जो तल है वो गर्म हो पाता है। आप देखेंगे एक थर्मल लाइन होती है जल के अंदर, महासागरों के अंदर, उस क्षेत्र तक ही। आपने कभी सूर्य की किरणों के बीच में आपने देखा होगा कि छत पर आपने पानी गर्म रखने के लिए बाल्टी में पानी डाला होगा, और आप देखेंगे ऊपरी सतह का तो पानी गर्म हो जाता है लेकिन नीचे वाला पानी गर्म हो नहीं पाता, है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है, थर्मल लाइन होती है, वहां तक सूर्य किरणें पहुंच पाती है। तो जहां तक सूर्य किरणें पहुंच पाती है वो क्षेत्र आपके गर्म जलधारा का रूप ले लेता है। जबकि आप देखो जब ये जल चलना शुरू कर देता है, ये थर्मल लाइन से जब जल चलना शुरू कर देता है तो नीचे का जल क्या होगा, ऊपर की ओर रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का कोई ना कोई स्थान लेगा ना। तो इस जल का जो स्थान लेगा वो कौन लेगा, ठंडा जल लेगा। आ रही बात समझ में, जो ठंडा जल है वो क्या करेगा, इसका स्थान लेगा। तो गर्म जलधारा आपके आगे गमन कर रही है, तो ये आपके पूर्वी भागों में आगे टकरा रही है, तो इसलिए क्या हो गई, गर्म जलधारा पूर्वी क्षेत्रों में। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे पश्चिमी भागों में, अगर जलधारा की देखोगे तो पश्चिमी भागों के अंदर, मैंने आपको बताया ये थर्मल लाइन जो है ये व्यापारिक पवनों के साथ गमन करती है। जब ये व्यापारिक पवनों के साथ गमन करती है तो ये क्षेत्र क्या होगा, यहां से गमन करना शुरू कर देगा। तो यहां गमन करेगा तो यहां से कौन सी जलधारा ऊपर आएगी, तो ऊपर आने वाली पानी जो होगा वो कौन सा होगा, तो ठंडा होगा, ठंडा पानी ऊपर आएगा, क्योंकि पानी गर्म जो आगे चलना शुरू कर ठंडा, तो यहां पर जो जलधारा होगी वो कौन सी होगी, आपकी ठंडी जलधारा अपने आप आ जाएगी। तो यहां पर तल पर कौन सी इसके नजदीक है, तो पश्चिमी भागों में ठंडी, जबकि पूर्वी भागों में कौन सी है, गर्म जलधारा। यही तो सबसे बड़ा रीजन रहता है इस क्षेत्रों के अंदर। तो कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछ जाते हैं कि पूर्वी महाद्वीपों पर या फिर महाद्वीप के पूर्वी भाग में गर्म जलधारा जबकि पश्चिमी भागों में ठंडी जलधारा, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन इसका व्यापारिक पवनों के कारण भी रहता है, और थर्मल लाइन एक जो है वहां तक पानी गर्म हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता, तो ठंडा पानी उसकी जगह ले लेता है। आ रही बात समझ में, तो ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। ठीक है जी, यहां तक चीजें आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग, मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। और ये आपकी वो थर्मल लाइन है, यहां तक ही पानी गर्म होता है, और यही थर्मल लाइन वाला क्षेत्र है, यही पानी के रूप में गमन करना शुरू कर सकता है। आ रही बात समझ में, यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी, है ना। चलिए कुछ चीजें और करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं, जो गर्म जलधारा ठंडी जलधारा हमने पढ़ी है तो वो किन क्षेत्रों में गमन करती है। सबसे पहले हम बात करें अटलांटिक महासागर की। ये आपका अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर में मैं रफली एक ड्रॉ कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपकी विषुवत रेखा को, आपकी विषुवत रेखा को मैंने रफली ड्रॉ किया, ना कि इसको आप जेन्युइन मानना, कहीं आप बोल दो कि सर ये तो ऊपर नीचे हो रही है, ये क्षेत्र इसमें है, बस सिर्फ मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि ये रफली ड्रॉ किया है। इस रेखा के कंपैरेटिवली आप देखोगे जब ये रेखा है आपकी विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर जो जलधारा चलती है उसकी अगर मैं बात करूं, ये आपकी जो विषुवत रेखा है इसके किनारे पर जो जलधारा चलेगी यहां से, ये आपकी सारी की सारी गर्म जलधारा है। कौन सी जलधारा है, आपकी गर्म जलधारा है। आपको याद रखना है ये चीजें कि कौन सी जलधारा है, आपकी गर्म जलधारा है सारी की सारी। आ रही बात समझ, ठीक है जी। तो ये सारी सारी आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। जो मैं आपको ये येलो कलर में डिनोटेड कर रहा हूं, ये सारी सारी क्या आपकी गर्म जलधारा है। आप देखेंगे ये पूरा पूरा आप गर्म जलधारा क्यों उत्पत्ति हुई, इसे हम क्या बोलते हैं, इस गर्म जलधारा को विषुवत रेखीय जलधारा क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि विषुवत रेखीय जलधारा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसकी वजह से जो जल है वो भूभाग का साथ नहीं दे पाता, और जब जल भूभाग का साथ नहीं दे पाता तो यही सबसे बड़ा रीजन रहता है किसका, जब जल भूभाग का साथ नहीं दे पाता तो यही सबसे बड़ा रीजन रहता है कि विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है जल, किसके, भूभाग के। तो भूभाग पश्चिम से पूर्व, तो वहीं पर जल क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जलधारा चलना शुरू कर देती है, ये पानी गमन करना शुरू कर देता है। तो इसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय जलधारा। किस नाम से जानेंगे, इसे बोलते हैं विषुवत रेखीय जलधारा। आगे बात समझ। और कौन सी, उत्तरी विषुवत रेखीय है, यह भी याद करना आपको, उत्तरी विषुवत रेखीय। समझ पा रहे होंगे यहां तक चीजें।
अरे बस नीचे आप देखोगे यहां पर ये आपकी है दक्षिणी विषुवत रेखा जलधारा। ये आपकी कौन सी है? दक्षिणी विषुवत रेखा जलधारा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां से ये नीचे की ओर चल रहा जल, ये ऊपर वाला जल है, लेकिन दोनों के बीच में एक विषुवत धारा और जलधारा उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रति विषुवत रेखा जलधारा। तो कई बार आपसे सवाल पूछाता है प्रति विषुवत रेखा जलधारा, तो याद करना उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखा जलधारा के मध्य में विपरीत दिशा में उनके बहने वाली जलधारा क्या कहलाएगी? आपकी प्रति विषुवत रेखा जलधारा। तो इस क्षेत्र में प्रति विषुवत रेखा जलधारा चलती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है जी, मैं इसको ग्रीन कलर में ड्रॉ करता हूं पूरा डायरेक्टली, यहां से आप बोल सकते हो ये आपकी प्रति विषुवत रेखा जलधारा है। ठीक है, अब यही जलधारा जो आपने देखी है, ये आपने देखी है, तो यहां पर ये आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। लेकिन मेरे को ये बताओ कि यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना? अगले अगर मैप पर देखें एक बार, इसको छोड़ दीजिए, नीचे वाले साइड में देख लेते हैं। तो यहां पर ये जलधारा आपका ये ब्राजील का पूर्वी भाग है, ये ब्राजील के पूर्वी भाग, तो इसमें क्या बोलते हैं? ब्राजीलियन जलधारा। ब्राजीलियन जलधारा कहते हैं। अरे बस हम अब अगले साइड में चलते हैं, थोड़ा सा अगर और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस मैप पर देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया है ये जो जलधारा है, यहां पर ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, और इस मैक्सिको खाड़ी और कैरेबियन सी के अंदर ये जलधारा जो चल रही है, इसे हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। अरे बस यहां पर ये क्या कहलाती है? फ्लोरिडा जलधारा। क्या कहेंगे इसे? फ्लोरिडा। तो याद रखना आपको, ये फ्लोरिडा जलधारा है, ये आपकी गर्म जलधारा है। आप देखेंगे यहां पर इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में आप देखेंगे यहां पर एक छोटा सा सागर है, और इस सागर को किस नाम से जानते हैं? तो इस सागर को हम जानते हैं, इसका नाम है लेबेड्रो सी। क्या कहेंगे इसे? लेबेड्रो सी। आरी वसन में इसे क्या कहेंगे? लेबेड्रो सी। और इस लेबेड्रो सी के पास से निकलती है फ्लोरिडा जलधारा, भी एक गर्म जलधारा है, और इसका विस्तृत रूप आपका क्या कहलाता है? गल्फ स्ट्रीम। आरी बस में अब गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट तो नीचे की ओर ऐसे आ जाता है, समझ पा रहे होंगे आप लोग कि एक भाग तो इसका नीचे की ओर ऐसे गमन करना शुरू कर देता है, और एक भाग आपका ऊपर की ओर चलना शुरू कर देता है इस प्रकार से। तो जो ये भाग आपका गल्फ से ऊपर जा रहा है, इसे बोलते हैं नॉर्वेजियन जलधारा या नॉर्वेजियन जलधारा। वहीं पर ये आपकी जलधारा, इसे बोलते हैं उत्तरी सागर जलधारा। वहीं पर आप देखोगे ये आपका कैनारी द्वीप आता है, यहां पर इसी कैनारी द्वीप के नाम पर इसका नाम पड़ गया कैनारी जलधारा। इसका नाम क्या रखेंगे? कैनारी जलधारा। आरी बस कैनारी जलधारा। और ये कैनारी जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है, आपको याद करना है ये चीज। क्या होगी? ये आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है जी, यहां पर बिल्कुल यहां आप देखेंगे यहां पर एक द्वीप है जिसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं, इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या कहेंगे? ग्रीनलैंड। और इसी ग्रीनलैंड के क्षेत्र से एक जलधारा आती है नीचे की ओर इस प्रकार से, ये आपकी ठंडी जलधारा है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना? तो ये आपकी क्या है? ठंडी जलधारा है। ठीक है जी, ये ठंडी जलधारा जब यहां आती है तो ये किनारी द्वीप के पास होती है, नीचे की ओर आती है, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो किनारी जलधारा को। और ये किनारी आपकी क्या है? ठंडी जलधारा है। अरे बस जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा दोनों मिलती है इस क्षेत्र में,
यहां पर कोहरा छा जाता है। क्या हो जाता है? कोहरा, पूरा धुंध आ जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और आपने कभी टाइटैनिक मूवी का नाम सुना होगा, और टाइटैनिक जो जहाज था वो यही एक्सीडेंट हुआ था। कई बार ये ऊपर से हिम लेकर आती है, हिम के पर्वत लेकर आती है, और हिम के पर्वत जो है आके यहाँ टकराते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर आप देखेंगे वो हिम का पर्वत ही था जिसको टकराया, और क्योंकि टाइटैनिक के जो ड्राइवर थे उसको दिखाई नहीं दे पा रहा था। सबसे बड़ा एक्सीडेंटल जोन भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोहरा छा जाता है, और मछुआरे जब पकड़ने के लिए मछलियां आते हैं तो यह धुंध इतनी होती है कि एक दूसरे को दिखाई नहीं दे पाते, इसी कारण यहाँ पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। और यहां पर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां पर जो ये ठंडी जलधारा है एक प्लैंकटन समुदाय का पौधा साथ में लेके आती है, और ये प्लैंकटन समुदाय का जो पौधा है वो मछलियां खाती है, और जहां पर ये मिलती है वहां पर प्लैंकटन समुदाय का ज्यादा पौधा होने की वजह से यहाँ मछलियां ज्यादा रहती है। तो ये भी आप लोगों को याद करना है। प्लैंकटन समुदाय के पौधे के कारण, प्लैंकटन समुदाय के पौधे के कारण जिसे कौन खाती है? मछलियां खाती है, मछलियां खाती है। और जब ये मछलियां खाती है इसे, तो इसके कारण क्या होता है? यहां पर मछुआरे ज्यादा आते हैं, आ रही बस में, और मछुआरे ज्यादा आएंगे तो यहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होगा, नाव लेकर ज्यादा लोग आते हैं यहां। अगर मैं बात करूं यहां से, आप किनारी जलधारा आपकी ठंडी है, ये भी आपकी जलधारा ठंडी है जो ग्रीनलैंड के पश्चिमी भाग से आ रही है। अगुलाशा आप बोल सकते हो इसे, लेबेड्रो जलधारा के नाम से भी जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? लेबेड्रो। ठीक है जी, लेबेड्रो जलधारा है। ठीक है, आप देखेंगे जहां पर ठंडी जलधारा है वहां पर हाई प्रेशर बनने के कारण सबसे अधिक मरुस्थलों का विकास हुआ। इसी ठंडी जलधारा के कारण इस क्षेत्र में यहां पर आपका सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मरुस्थल जो है सबसे अधिक पश्चिमी भागों में क्यों? तो सबसे बड़ा रीजन ये भी रहता है कि ठंडी जलधाराएं पश्चिमी भागों में चलती है, यही कारण यहां पर आप देखेंगे सबसे अधिक मरुस्थलों का विकास देखने को मिलेगा। और ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है, और इसी हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर क्या रहती है? वर्षा नहीं हो पाती। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर समझेंगे तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक वाला क्षेत्र आ गया, और इस दक्षिणी अटलांटिक में नीचे वाली साइड से एक जलधारा चलती है आर्कटिक क्षेत्र से। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अरे बस में ये जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है। क्या होगी? ये आपकी क्या है? ठंडी जलधारा है। और जो ये ठंडी जलधारा है इसकी वजह से इस क्षेत्र में क्या बना रहता है? उच्च वायुदाब बनाता है, हाई प्रेशर बना रहता है। क्या बनेगा? यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, और इसी हाई प्रेशर की वजह से इन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब बनने की वजह से यहां पर आप देखेंगे इस क्षेत्र में यहां पर एक मरुस्थल का विकास हुआ जिसे हम कालाहारी मरुस्थल कहते हैं। क्या कहेंगे? कालाहारी। तो कई बार सवाल पूछा जाता है आपसे कि कालाहारी मरुस्थल का विकास आपने देखा होगा। ये रीजन ये भी रहा है कि पश्चिमी भागों में मरुस्थलों के अंदर ये आपकी जो ठंडी जलधारा आ रही है इसे बोलते हैं बेंगवेला जलधारा। इसका नाम क्या है? बेंगवेला। तो याद करना इस जलधारा का नाम क्या होगा? बेंगवेला जलधारा। आगे बस में यहां एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम फॉकलैंड द्वीप कहते हैं। और इसी फॉकलैंड द्वीप से एक जलधारा चलती है ऊपर की ओर जिसे हम ठंडी जलधारा भी कहते हैं। तो ये आपकी जलधारा चलेगी ऊपर की ओर ऐसे, और ये आपकी क्या है? ठंडी जलधारा है। क्या है? ये आपकी ठंडी जल जिसे हम फॉकलैंड जलधारा कहते हैं। ठीक है जी, ये आपकी क्या है? ठंडी जलधारा है। आ रही बात समझ में। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर फ्लोरिडा अपन देख लिया, ये गल्फ स्ट्रीम में नॉर्वेजियन धारा जो ऊपर नॉर्वे की ओर जा रही है, वहीं उत्तरी सागर में उत्तरी सागरीय धारा होगी नीचे की ओर आ रही है। ये ठंडी जलधारा आपकी किनारी जलधारा है, लेबेड्रो सी से होकर गुजर के आ रही है। आ रही बस। उसके बाद अगर मैं बात करूं जलधाराओं की, तो ये तो थी अटलांटिक महासागर की इंपॉर्टेंट जलधाराएं जो कि ठंडी और गर्म आपको पता चल पा रहा होगा। ये सारी ठंडी जलधारा है, ये भी आपकी ठंडी है, बाकी ये सारी क्या? गर्म जलधारा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका आपको दिखाई दे पा रहा होगा, ये आपका साउथ अमेरिका है।
वहीं पर आपका यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र आता है। सेम वही कहानी रहेगी आपकी जो पीछे आपने पढ़ी है। यहां से विषुवत रेखीय जलधारा चलना शुरू कर देती है विषुवत रेखा के साथ साथ। तो ये विषुवत रेखीय जलधारा, और ये विषुवत रेखीय जलधारा आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। आ रही बात समझ में? ये आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। यहां पर आपने जापान वगैरह द्वीप देखे होंगे, है ना। ये आपके जापान वगैरह द्वीप है जहां से होते हुए जलधारा चलती है। इसे बोलते हैं क्यूराइल जलधारा। क्या कहते हैं, क्यूराइल जलधारा। इसे क्या कहेंगे, क्यूराइल जलधारा। ठीक है जी, क्यूराइल जलधारा ये। और नीचे की ओर आप देखोगे यहीं से एक जलधारा विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं, और ये नीचे की ओर आती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जलधारा चलती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया पूर्वी भाग में चलती है, तो ऑस्ट्रेलियन पूर्वी जलधारा। पूर्वी जलधारा, तो ऑस्ट्रेलियन पूर्वी जलधारा ये आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। ये भी आपकी क्या है, गर्म है। और ऊपर वाली क्यूराइल भी क्या आपकी गर्म है। आप देखेंगे यहां पर ये अलास्का वाले क्षेत्र की ओर आ रही है, बेरिंग सागर में। ठीक है, तो इस जलधारा को बोलते हैं अलास्का जलधारा। ऊपर जा रही है, ये स्क्राइल ही आपकी। ठीक है जी, यहां पर ये कैलिफोर्निया है, इसके पास में एक जलधारा चलती है, हम बोलते हैं ठंडी जलधारा। ये आपकी कैलिफोर्निया जलधारा कौन सी है, कैलिफोर्निया। और ये ऊपर से आती है इसे ठंडे इलाकों से नीचे की ओर। ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली सारी सारी जलधाराएं क्या होती है, आपकी ठंडी होती है। ये आपकी कैलिफोर्निया जलधारा, ये आपकी क्या है, ठंडी जलधारा। और इसी ठंडी जलधारा के कारण यहां पर एक मरुस्थल का निर्माण हुआ है, जिसे हम सोनार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहेंगे, सोनार मरुस्थल का निर्माण हुआ इन क्षेत्रों में। आगे बस ये ऐसे सर्कल चलता रहता है इसका। यहां से एक जलधारा और आती है ऊपर से, ओखटक सी से होते हुए, ओखटक जलधारा बोल सकते हो आप इसको। या फिर ठीक है ना, ओखटक जलधारा भी बोल सकते हो आप लोग इसे। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र के अंदर, ये आपने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा देख ली। यहां से आप देखेंगे एक, मैंने आपको बताया है, यहां से बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका के तट पर यहां पर इंपॉर्टेंट जलधारा इसे हम बोलते हैं हमबोल्ट। क्या कहेंगे, हमबोल्ट जलधारा। ये नीचे से आती है तटीय क्षेत्र, सॉरी आपका ध्रुवीय क्षेत्र में हमबोल्ट। ये अपना ठंडी जलधारा है, या इसका दूसरा नाम है पेरू जलधारा। क्या कहते हैं, पेरू जलधारा। उसी ठंडी होने की वजह से ये हाई प्रेशर का निर्माण करती है। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटागामा मरुस्थल जो आपका यहां दिखाई देगा आपको। ठीक है जी, तो इस क्षेत्र में आपका क्या दिखाई देता है आपको, अटागामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आरी बस में, तो अटागामा मरुस्थल का निर्माण इसी जलधारा के कारण होता है। और इसमें अंदर चेंज होता है, एलिनो लालिनो जलधाराओं का नाम सुना, वो यहीं से जनरेट होती है। ठीक है जी, यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। ये आपकी प्रशांत महासागरीय जलधाराएं हैं। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखीय जलधारा। पहले ये बताओ कि यहां तक चीजें समझ में आ पा रही है कि नहीं आ रही, है ना। देखो, जलधाराओं का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल रहते रहता है, यूपीएससी का फेवरेट पोर्शन है। जब आप सीडीएस और सीएपीएफ एग्जामिनेशन देखोगे तो वहां भी इससे डायरेक्ट हिट क्वेश्चन मारते हैं। यूपीएससी अपना पैटर्न रिपीट करता है, लेकिन एकदम से रिपीट ना करके उसके चारों ओर के जो क्वेश्चन है वो घुमाता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ओरिजिन्स पर पूछे जाए, ओरिजिन्स ना पूछ के आपसे गर्म जलधारा सही मिलान करवा ले। अरे बस सुन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जलधाराओं की, तो हम बात करेंगे हिंद महासागर की जलधाराओं की। ये आपका हिंद महासागर आता है, और यहां हिंद महासागर की जलधाराओं की बात करूं मैं, तो इस क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे यहां से
मैं गर्म जल धारा जनरेट करता हूं यहां से। इस क्षेत्र में आप देखें यहां से गर्म जल धारा जो चलती है वो आपको दिखाई देगी हिंद महासागर में। ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर का पार्ट है अरब सी। यहां से ये आपके बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र आ गया। यहां आपकी ये गर्म जल धारा है, कौन सी? गर्म जल धारा। ठीक है जी। उसके बाद ये क्षेत्र है, यहां पर आपका ये द्वीप है, आपको एक इसे बोलते हैं मेडागास्कर द्वीप। क्या कहेंगे? मेडागास्कर। और मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आप लोगों को याद करना है। और इसी मेडागास्कर द्वीप के किनारे पर एक जल धारा चलती है जो गर्म जल धारा है, जिसे हम बोलते हैं मोजाम्बिक जल धारा। क्या बोलेंगे? मोजाम्बिक। परंतु याद करना यहां पर एक ठंडी जल धारा भी है। कौन सी? यहां से एक नीचे से ऊपर की ओर चलती है, जिसे हम बोलते हैं अगुलाशा जल धारा। तो अगुलाशा क्या है? एक ठंडी जल धारा। याद करना ये चीज, अगुलाशा जल धारा चलती है जो अपने आप में क्या है? ठंडी जल धारा है, नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। ऊपर से नीचे आ रही मोजाम्बिक है, वो गर्म जल धारा है। ठीक है ना। इसी के साथ यहां से ध्रुवों से एक जल धारा और चलती है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में चलती है, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा। और जब ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा चलती है तो ये अपने आप में क्या है? ठंडी जल धारा है। और ठंडी होने की वजह से इस क्षेत्र में क्या बना रहता है? हाई प्रेशर बना रहता है। क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। और इस हाई प्रेशर की वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती, और वर्षा ना होने की वजह से यहां पर मरुस्थलों का विकास हुआ। 3 मरुस्थल बने, गिब्सन, सैंडी और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाले मरुस्थल है, उनके विकास में सबसे बड़ा रीजन रहता है, सबसे बड़ा सहयोग रहता है जल धारा का। हरी बात सुनो, सबसे बड़ा कारण बनता है ये जल धारा। तो याद करना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्षा नहीं हो पाती, और ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ ठंडी जल धारा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठंडी जल धारा है, और इसी वजह से यहाँ पर वर्षा ना होने की वजह से इस क्षेत्र में आपके मरुस्थलों का विकास हुआ है। आई होप यहां तक चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन जल धाराओं का ओरिजिन कैसे होता है, इन जल धाराओं में कौन कौन सी उत्पत्ति के कारण रहते हैं, और उसके साथ साथ आपने ये चीजें पढ़ी है कि कौन सी क्षेत्र में कौन सी जल धारा चलती है। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी, है ना। तो ये आज का जो सेशन था ये सिर्फ जल धाराओं पर था, और ये महासागरीय जल धाराएं थी। और इससे संबंधित मैं क्वेश्चन जो है आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। यूपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं लेके आऊंगा इसके साथ। ठीक है जी। तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ये सरस्वती एजुकेशन का जो चैनल है स्पेसिफिक फॉर यूपीएससी को टारगेट किया गया इस चैनल के द्वारा, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहीं पर सीडीएस और सीएपीएफ जैसे एग्जामिनेशन को भी इंपॉर्टेंस दिया गया इस चैनल के द्वारा। तो ज्यादा ज्यादा चैनल को लाइक और शेयर किया करो, भी कमेंट करके जरूर बताया करो। जो कमियां आपको लगे वो कमेंट जरूर किया करो, ताकि हम उसको और इंप्रूव कर सके। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।